Good morning to all my dear student. Myself Jairam, Assistant Professor Zoology, Government PG College, Dhalpur. Today we discuss about microbiology, structural organization of bacteria. आज हम माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज के अंतर्गत स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करेंगे कि बैक्टीरिया का संरचनात्मक संगठन किस प्रकार का होता है, बैक्टीरिया की जो संरचना है वो किस प्रकार से बनी हुई होती है, बैक्टीरिया के अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। जो बैक्टीरियल सेल है उसका आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि बैक्टीरिया की सेल में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं और उन सभी संरचनाओं का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज हम बैक्टीरिया सेल के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसकी जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डायग्राम के जरिए देख लेते हैं कि इसकी जो बैक्टीरिया की जो संरचना है वो किस प्रकार से होती है। इससे आपको सिंपल वे में ये समझ में आता है। ये एक सिंपल बैक्टीरियल सेल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई गई है और इसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दिखाई गया है। आप जनरली देखें यहाँ पे कि सबसे बाहर से देखें आपके सबसे बाहर आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो ये रेड कलर की आप जो संरचना देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको फ्लैजिलम दिखाई दे रही है या फ्लैजिला जिसे हम कहते हैं। ख़ास बात यह है कि बैक्टीरिया की जो फ्लैजिला होती है ये फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होती है और इसका जो संगठन होता है वो 9+2 नहीं होता, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली फ्लैजिला का जो संगठन होता है वो 9+2 होता है। अर्थात उसमें 9 पर्धीय तंतु या माइक्रोट्यूब्यूल्स तथा 2 केंद्रीय माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती है। ये मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक फ्लैजिला के अंतर्गत। सेकंड आप एक संरचना देख रहे हैं ये वाली, और ये संरचना कहलाती है पिली या इसे हम बोलते हैं फिम्बरी, जो जीवाणुओं के अटैचमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या कॉन्जुगेशन के समय भी अटैचमेंट में जीवाणुओं के आपस में अटैचमेंट के अंत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन्हीं पिली की सहायता से एक जीवाणु दूसरे जीवाणु से जुड़ सकता है या सतह से जुड़ सकता है। तो ये जो दोनों संरचनाएं अभी हमने आपको बताई, एक तो फ्लैजिलम या फ्लैजिला, जो फ्लैजिलम एक सिंगुलर वर्ड है और फ्लैजिला एक प्लूरल वर्ड है। तो फ्लैजिलम एंड पिली या सिंगुलर वर्ड प्लस आ जाएगा फिलस से, ये दोनों संरचनाएं सेल प्रोजेक्शन कहलाती हैं या कोशिका प्रक्षेप कहलाती हैं। कोशिका के बाहर की ओर उद्भसित रहती हैं या बाहर की ओर निकली रहती हैं और इन दोनों संरचनाओं का जो उद्भव होता है यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। PM प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये संरचनाएं बनती हैं। तो सबसे बाहर पिली जो कि अटैचमेंट में मदद करती है या इसके जुड़ने में मदद करेगी अन्य जीवाणुओं से कॉन्जुगेशन के समय या किसी सरफेस से, और दूसरा है फ्लैजिलम जो इसके लिए गति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या गति में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इन्हीं फ्लैजिलम की सहायता से ये जो जीवाणु कोशिकाएं हैं वो गति करती है। इसके अलावा जो सबसे बाहर आपको ये आवरण यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे बाहरी आवरण कैप्सूल कहलाता है या इसी को हम स्लाइम लेयर के नाम से जानते हैं। स्लाइम लेयर, अपवंक परत या संपुट, ये सबसे बाहरी परत है कैप्सूल या स्लाइम लेयर। ये एक रक्षी आवरण या प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो जीवाणुओं को प्रतिकूल परिस्थितियों में सूखने से बचाती है। अर्थात इसका जो भी जीव द्रव्य है उसको सूखने से बचाएगी और इसकी रोगजनकता को भी बढ़ाती है। ये सबसे बाहरी आवरण हो गया जो कि प्रोटेक्टिंग है और कवरिंग आवरण होता है। इसके अंदर की ओर आप देख रहे हैं तो ये बनती है सेल वॉल। अंदर की ओर का जो आवरण है, फर्स्ट हमने बात की थी आपको यहाँ पे
कैप्सूल जो कि सबसे बाहरी आवरण होता है और ये पॉलीसैकेराइड एवं डाइसैकेराइड का बना होता है। और सिंपल वे में कहें हम तो ये जो जो म्यूकस वगैरह होता है, म्यूसिलेज जैसी संरचना का ये पदार्थ का ये बना होता है। आगे हम इसका विस्तार से बताएंगे आपको एक एक को लेके। अभी आपको यहाँ हम जनरली इस सेल के कंप्लीट के बारे में बताते थे, जिससे आपको इन संरचनाओं के बारे में पता चल जाएगा। इसके नीचे की ओर होता है सेल एनवेलप, सेल एनवेलप। और इस सेल एनवेलप में के अंतर्गत आता है सेल वॉल, जो सबसे बाहरी आवरण होता है सेल एनवेलप का, कोशिका का ये बाह्य आवरण है। और इसके अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आपका तीर का निशान यहाँ पे लग रहा है, तो ये वाली जो संरचना है ये सेल वॉल कहलाती है। और आपको पता होगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक मेजर डिफरेंस है सेल वॉल के अंतर्गत। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जो सेल वॉल है ये पेप्टिडोग्लाइकन या इसी को हम म्यूकोपेप्टाइड के नाम से जानते हैं। तो ये रासायनिक रूप से या तो पेप्टिडोग्लाइकन या हम क्या कहें उसे और म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। इसके अंदर की ओर जो कवरिंग एरिया पाया जाता है, जो सेल एनवेलप का ही भाग है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये जो कैप्सूल सबसे बाहरी आवरण हम आपको बता रहे थे कैप्सूल के बारे में, उसका फॉर्मेशन भी होता है। ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सीक्रेशन से ही कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक रक्षीय आवरण होता है। इसके अंदर एक संरचना और बनती है जिसे हम मीजोसोम के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पे इसको स्पष्ट देखें कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन चल रही है, इसी की फोल्डिंग से इसके अंदर की ओर अंतर्वलन से एक संरचना बनती है जिसे हम मीजोसोम के नाम से जानते हैं। इस मीजोसोम के अंतर्गत श्वसन संबंधी वायवीय श्वसन से संबंधित एंजाइम लगे हुए होते हैं। इस कारण इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य माना जाता है। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस पर भी जगह जगह और वायवीय श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। इसको हम जनरल वे में इस प्रकार से शो कर सकते हैं। यदि आप डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो ये जो सबसे बाहरी संरचना ये बन रही है, ये हो गई आपकी सेल वॉल। और इसके बाहर का जो आवरण कहलाएगा, ये आवरण कहलाएगा कैप्सूल। और इसके अंदर जो ये संरचना हम आपको बता रहे हैं, ये संरचना यहाँ पे इस तरह से बनती है। ये मीजोसोम वाली संरचना बन जाएगी और इस तरह से ये सेल बन जाती है। और इसके अंदर ये आनुवांशिक पदार्थ इस प्रकार से बनता है। ये आनुवांशिक पदार्थ जैसे हम न्यूक्लियोइड के रूप में जानते हैं, और इसमें केंद्रक झिल्लिका और केंद्रका का अभाव होता है। तो ये यूकैरियोटिक कोशिका से भी भिन्न होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, इसकी भी पैकेजिंग होती है, ये कोशिका में बिल्कुल बिखरा हुआ नहीं पाया जाता, बट यूकैरियोटिक कोशिका की तरह ये सुसंगठित नहीं होता है। इसीलिए इसे हम आदिम प्रकार का केंद्रक, और इसका एक विशेष नाम दिया गया है न्यूक्लियोइड केंद्रकाव, केंद्रक जैसी संरचना इसे हम मानते हैं या इसको नाम दिया गया है। और इसके अंतर्गत जो भी भाग होगा ये साइटोप्लाज्म वाला भाग हो गया। और इसी के अंतर्गत इंक्लूजन बॉडी अंतर्निहित इसमें जो पदार्थ होते हैं, ग्लाइकोजन वगैरह या फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स वगैरह हैं, वो सभी पाए जाते हैं। और राइबोसोम भी इसके अंतर्गत साइटोप्लाज्म के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये मीजोसोम जैसी हमने आपको यहाँ पे अभी कैप्सूल के बारे में बताया सबसे पहले, जो सबसे बाहरी रक्षीय आवरण होता है। इसके अंदर की ओर सेल वॉल जो कि पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। और ये सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उन दोनों में भिन्नता लिए हुए होती है। आगे हम आपको जब सेल वॉल का अध्ययन कराएंगे तो ये बताएंगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या अंतर है और इनको किस आधार पर हम बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कह रहे हैं। आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि उसे हम एक को तो ग्राम पॉजिटिव कह रहे हैं और एक ग्राम नेगेटिव कह रहे हैं। हम आपको ग्राम अभिरंजन के और ग्राम स्टेनिंग के बारे में बताएंगे जो क्रिश्चियन ग्राम ने दी थी। उससे आपको समझ में आएगा कि ग्राम पॉजिटिव कौन है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से हैं और बाद में इनकी सेल वॉल में क्या डिफरेंस है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाद हमने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, और सेल एनवेलप का ही भाग होता है, कोशिका आवरण का ये भाग है। और इसी से हमने आपको बता दिया कि पिल्ली का फॉर्मेशन होता है, इसी से फ्लैजिला का उद्भव होता है या ओरिजिन होता है, और यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही फोल्डिंग से, यहाँ पे जो ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से मीजोसोम का निर्माण होता है, जो कि एक वायवीय श्वसन से संबंधित जीवाणुओं में पाया जाता है और वायवीय श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें वायवीय श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। और इस कोशिका झिल्ली के अंदर की ओर जो संपूर्ण पदार्थ भरा होता है, तरल पदार्थ है, उसे हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लियोइड और इंक्लूजन बॉडी, पॉलीराइबोसोम, ये सभी संरचनाएं इसके अंदर स्थित होती हैं। साइटोप्लाज्म के अंतर्गत न्यूक्लियोइड होगा, तो इसका जो आनुवंशिक पदार्थ है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, जिसे हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं, इसमें डीएनए पाया जाता है, लेकिन डीएनए की पैकेजिंग में हिस्टोन प्रोटीन का कोई योगदान नहीं होता। अर्थात यहाँ पे हिस्टोन जो प्रोटीन है जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, ये हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे एब्सेंट होती है या नहीं पाई जाती है। ये खास है इसके लिए कि न्यूक्लियोइड के अंतर्गत, और इसके जो आनुवंशिक पदार्थ है उसमें हिस्टोन प्रोटीन या डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं जुड़ी होती है, जबकि यूकेरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी हुई होती है। इसके अलावा भी इसमें कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। तो जीवाणुओं में गुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त, ध्यान से सुने आप, जीवाणुओं में गुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं या जिन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये अतिरिक्त जो गोलाकार संरचनाएं हैं, इनका जेनेटिक इंजीनियरिंग और आनुवंशिक अभियांत्रिकी में महत्वपूर्ण योगदान है। उसी के कारण आनुवंशिक अभियांत्रिकी की जो खोजें हैं, और हम ये कह सकते हैं कि जैसे किसी जीन का या प्रोटीन का जो जीनी अनुक्रम है, सीक्वेंस है, उसकी बहुत सारी जो क्लोन वगैरह बनाना या विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का निर्माण करना या वैक्सीन का फॉर्मेशन करना, उन सभी में इसको बहुत बड़ा योगदान है। ये सभी हम आपको माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत बताएंगे कि इस प्लाज्मिड का क्या योगदान है, जो कि बैक्टीरिया सेल में पाया जाता है। तो बैक्टीरिया भी अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और हम पहले ही आपको फर्स्ट लेक्चर में माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत बताया था कि जीवाणुओं का ह्यूमन वेलफेयर में और ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल रोल है। इनके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इंक्लूजन बॉडी, इसके अंतर्गत इसमें समाहित जो पदार्थ हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के ग्रेन्यूल्स आते हैं, जैसे ग्लाइकोजन के स्टोरेज, ग्लाइकोजन के पार्टिकल्स आ जाएंगे और फॉस्फेट के पार्टिकल्स, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। पॉलीराइबोसोम, आपने राइबोसोम के बारे में सुना है कि राइबोसोम क्या है। तो राइबोसोम एक झिल्ली रहित संरचना होती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो हम पहले बता चुके हैं आपको अंतर के अंतर्गत कि उसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो यहाँ जो राइबोसोम पाए जाते हैं, ये राइबोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित होते हैं, लेकिन इस साइटोप्लाज्म में भी ये समूह में पाए जाते हैं। ये इस तरह से जो mRNA होता है उस पर इस तरह से ये लगे होंगे, ये वाले। तो इस प्रकार की एक से अधिक जब राइबोसोम mRNA पर जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, तब उस प्रकार की उस संरचना को हम पॉलीराइबोसोम के नाम से जानते हैं। तो अब ये जो संरचना बनी है mRNA है इसके अंतर्गत, और इस पर राइबोसोम लगे हुए हैं, तो ये जो संरचना है वो पॉलीराइबोसोम कहलाती है। तो ये हमने आपको जनरल जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बताया है कि कौन कौन सी संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं बैक्टीरिया के
अल्ट्रा स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। सबसे सिंपल इसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में बहुत अधिक जटिलता पाई जाती है। यहाँ पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्या डिफरेंस है, तो वहाँ पर भी एक डायग्राम लिया गया था प्रोकैरियोटिक सेल्स का, दूसरा यूकेरियोटिक कोशिका का लिया गया था, उनमें अंतर के बारे में। और यहाँ पे भी इन सभी को जैसे ही हमने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया है बैक्टीरिया के में, तो वहाँ से कंपैरिजन उसका किया है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में इसके स्थान पे क्या होता है, तो उसको आप विशेष ध्यान दें। तो हमने इसमें अंतर बताया था। मोस्टली जो अंतर हमने आपको बताया था यहीं से पता चलता है इसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से, कि सेल वॉल में काफ़ी डिफरेंस है, मीजोसोम इसके अंतर्गत है, न्यूक्लियोइड के बारे में बताया, केंद्रक में भी डिफरेंस है, फ्लैजिला में डिफरेंस है, इसके में प्लाज्मिड्स में पाया जा रहा है, उसमें नहीं पाया जा रहा है, स्टोन प्रोटीन यहाँ पाई जा रही है और यूकेरियोटिक में नहीं पाई जा रही है, और प्लस भी पाई जाती है और वो यहाँ यूकेरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती। तो ये सभी इस संरचनाएं एक बैक्टीरिया सेल्स में पाई जाती हैं। आप अभी यहाँ देख लें, फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर फाउंड इन ए बैक्टीरियल सेल। यदि हम एक बैक्टीरियल सेल के बारे में बात करते हैं, जब हम एक बैक्टीरियल सेल के बारे में बात करते हैं तो उसमें निम्न संरचनाएं पाई जाएंगी। नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं हम, कैप्सूल या स्लाइम लेयर, सबसे बाहरी आवरण के बारे में हमने आपको बताया था, प्रोटेक्टिंग लेयर के बारे में। सेकंड आता है इसमें सेल एनवेलप, इसके अंतर्गत सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन सम्मिलित हैं, तो दोनों का अध्ययन करेंगे। सेल प्रोजेक्शन और कोशिका प्रक्षेप, इसके अंतर्गत पिली या जिसे फिम्बरी कहते हैं और फ्लैजिला समाहित हैं। फोर्थ है मीजोसोम, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोइड। हालांकि साइटोप्लाज्म के अंतर्गत ही न्यूक्लियोइड आ जाएगा, लेकिन हमने न्यूक्लियोइड थोड़ा सा काफ़ी महत्वपूर्ण है इसलिए इसको अलग से रखा गया। तो साइटोप्लाज्म के अंतर्गत आप राइबोसोम का भी अध्ययन कर लेंगे, इंक्लूजन जो बॉडी इसके में पाई जाती है उनका अध्ययन कर लेंगे, जीवाणु कोशिकाओं में जो इनके पिगमेंट वगैरह पाए जाते हैं कुछ जीवाणु कोशिकाओं में, जैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो ब्रीडिन, उनका भी हम यहाँ पे अध्ययन कर लेंगे। अब फर्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट एक ले लेते हैं यहाँ पे, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। फर्स्ट जो कि सबसे बाहरी आवरण है, कैप्सूल या स्लाइम लेयर, ये सबसे बाहरी आवरण है जिसे हम आउटर कवरिंग के रूप में जानते हैं। सबसे बाहरी आवरण और आउटर कवरिंग होती है। जब ये, अब ये ध्यान रखना आप कि जो आउटर कवरिंग है, जब यह है आउटर जो कवरिंग म्यूकस जैसे सब्सटेंस से बनी होती है, म्यूकस जैसे सब्सटेंस से बनी होती है या म्यूकस जैसे पदार्थ से बनी होती है तथा कोशिका भित्ति से ढीले से जुड़ी हुई होती है, तब इसे हम स्लाइम लेयर के नाम से जानते हैं। अपवंक परत, स्लाइम लेयर। एक तो म्यूकस जैसे सब्सटेंस से, श्लेष्मीय पदार्थ से बनी हुई संरचना जो कि कोशिका भित्ति से ढीले से जुड़ी हुई होती है, इसे हम स्लाइम लेयर के नाम से जानते हैं। अदर नेम से इसको हम ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से भी जानते हैं। जब यही संरचना जेल लाइक सब्सटेंस से बनी होती है, जेल लाइक जो गाढ़ा पदार्थ है, जेल लाइक गाढ़े पदार्थ से बनी होती है तथा कोशिका भित्ति से टाइटली अटैच्ड होती है, अच्छे से बाउंड होती है या टाइटली दृढ़ता से बंधी हुई होती है, तब इसे हम कैप्सूल या संपुटे कहते हैं। हालांकि है बात ये कि यह सबसे बाहरी आवरण है और यह प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग, पर यह जो स्लाइम लेयर होती है वो स्लाइटली अटैच्ड है, मतलब ढीले से जुड़ी हुई होती है कोशिका भित्ति से। और कैप्सूल, मेजर डिफरेंस हो गया यहाँ पे कि कैप्सूल टाइटली अटैच्ड होता है या दृढ़ता से बंधा हुआ होता है। ये म्यूकस सब्सटेंस से बना हुआ है स्लाइम लेयर, जबकि ये जेल सदृश गाढ़े पदार्थ से बना हुआ होता है। कैप्सूल या स्लाइम लेयर का इसका जो सीक्रेशन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। तो ये वन वर्ड के लिए क्वेश्चन है, इसको आप याद करें कि कैप्सूल या स्लाइम लेयर का उद्भव या ओरिजिन या इसका निर्माण
किस संरचना से होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्लाइम लेयर व कैप्सूल में क्या अंतर है? यही क्वेश्चन देख लें आप, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्लाइम लेयर व कैप्सूल या संपुट में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है कि कैप्सूल ये जो संरचना है कोशिका भित्ति से टाइटली अटैच्ड होती है, जबकि स्लाइम लेयर ढीले से जुड़ी हुई होती है। ये म्यूकस जैसे सब्सटेंस से बनती है, ये जेल लाइक गाढ़े पदार्थ से बनती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सीक्रेट होगा। और केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो रासायनिक रूप से ये पॉलीसैकेराइड या डाइसैकेराइड से मिलकर बना होता है। जो स्लाइम लेयर की रासायनिक संगठन देखते हैं हम, तो ये पॉलीसैकेराइड व डाइसैकेराइड से मिलके बना होता है। सैकेराइड जनरली यहाँ पे हम बात कर देते हैं, आपको बता देते हैं कि ये जैसे 3 प्रकार के माने गए हैं: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत ऐसे आते हैं जो 2 से 10 कार्बन रखते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत ये आते हैं ये डाइसैकेराइड, जिनमें दो जो सैकेराइड के अणु जुड़े हुए होते हैं। मोनोसैकेराइड में एक ही सैकेराइड का अणु होता है, जबकि डाइसैकेराइड में 2 सैकेराइड के अणु होते हैं। ट्राइसैकेराइड में 3 सैकेराइड के अणु जुड़े होते हैं। ऐसे ओलिगोसैकेराइड में 2 से 10 सैकेराइड अणु जुड़े होते हैं। और पॉलीसैकेराइड में बहुत से या 10 से अधिक सैकेराइड अणु जुड़े हुए होते हैं। ये पॉलीसैकेराइड भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होमोपॉलीसैकेराइड होमोसम, और एक होते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड। जब जो पॉलीसैकेराइड है वो एक ही प्रकार के सैकेराइड से मिलकर बना होता है तो होमो, और जब वो भिन्न प्रकार की इकाइयों से या भिन्न प्रकार के सैकेराइड से मिलकर बना होता है तब उसे हम हेटेरोपॉलीसैकेराइड के नाम से जानते हैं। तो ज़्यादा डीप में अपना जाए, केवल ये ध्यान रखें यहाँ पे कि ये रासायनिक रूप से स्लाइम लेयर या कैप्सूल है वो पॉलीसैकेराइड से बना होता है। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बहुत अधिक उग्र होते हैं, अर्थात जो बैक्टीरिया या जिन बैक्टीरियाओं में कैप्सूल बाह्य आवरण के रूप में पाया जाता है वो उनकी रोगजनकता अधिक होती है या वो अधिक उग्र होते हैं। यहाँ पे जो विरुलेंट शब्द है इसका मतलब होता है उग्र। उग्र का मतलब ये है कि इनकी जो रोगजनकता है वो अधिक होती है, अर्थात रोग उत्पन्न करने की क्षमता औरों की तुलना में अधिक होती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट फंक्शन ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल के क्या फंक्शन है, संपुट क्या काम करता है। तो अभी तक की स्थिति से आप ये समझ गए होंगे कि ये सबसे बाहरी आवरण है। तो सबसे बाहरी आवरण है तो ये क्या काम कर रहा होगा, जनरली होगा कि ये सुरक्षा का काम कर रहा होगा। इसमें बीच में आ चुका है पहले ही कि प्रोटेक्ट, जीव द्रव्य को सूखने से बचा रहा होगा। अभी हमने जस्ट कहा था कि ये विरुलेंट अर्थात उग्रता को बढ़ाता है, तो रोगजनकता को भी बढ़ा देगा। तो इनके बारे में आप देखें यहाँ पे कि फर्स्ट जो है इसका प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्राइनेस। ये क्या करता है कि जो जीव द्रव्य है उसको सूखने से बचाता है। जो जीवाणु कोशिका है उसको विषम परिस्थितियों में या प्रतिकूल परिस्थितियों में जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है उसमें सूखने से बचाता है। और यदि हम ये कहें कि जो बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तो ये जो जीवाणु होते हैं वो बीजाणु के रूप में बन जाते हैं और ये स्पोर कोट, ये जो कैप्सूल वगैरह है वो उसके ऊपर तब भी बना रहता है। तो ये क्या करता है कि जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उसमें इसके ड्राई होने को अर्थात सूखने को बचा देता है। तो बहुत बड़ा योगदान है कि यह जीवन की जीवाणुओं की जो लाइफ है और उसके जीवन है उसी को बचाने का काम कर रहा है। सेकंड है इंक्रीज विरुलेंस ऑफ बैक्टीरिया। जो जीवाणु जो कोशिका है या जीवाणु है उनकी उग्रता को बढ़ाता है अर्थात उनकी रोगजनकता को ये बढ़ा देता है, जिससे ये रोग उत्पन्न करने में अधिक ज़्यादा दक्ष होते हैं या सक्षम होते हैं। उसका रीज़न यही है कि ये क्या है कि जो परपोषी कोशिका है उसके दहक तरल जो भी है उसमें एंजाइम वगैरह है, तो उनसे इनका विघटन नहीं होगा तो इसकी रोगजनकता बढ़ जाएगी। थर्ड है प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट बॉडी फ्लूइड।
ये क्या करता है, बैक्टीरिया को परपोषी के जो वॉलीफ्लूइड है, परपोषी का जो दैहिक तरल है जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम और विभिन्न प्रकार के सब्सटेंस होते हैं जो जीवाणु कोशिका को नष्ट कर सकते हैं, उनसे बचाने का काम भी करता है। फोर्थ है एज फूड स्टोरेज लेयर, और ये कुछ समय के लिए फूड स्टोरेज और भोजन के संचय करने में भी उपयोगी है। तो इस प्रकार से आज हमने कैप्सूल के कार्यों के बारे में पढ़ा कि कैप्सूल क्या काम करता है और संपुट का जीवाणु की संरचना में क्या योगदान है। तो एक तो ये सूखने से बचाएगा इसे, एक इसकी रोग जनकता को बढ़ाता है, इसके जीव द्रव्य को सूखने से बचाएगा, दूसरा जीवाणु की उग्रता को बढ़ाएगा अर्थात रोगजनकता को बढ़ाएगा, तीसरा परपोषी, जो परपोषी है, परपोषी उस जीव को कहते हैं जिसके अंतर्गत जीवाणु या कोई भी परजीवी है, कोई भी परजीवी किसी जीव से या जिस जीव से अपना पोषण प्राप्त करता है उसे हम परपोषी के नाम से बात जानते हैं। जैसे फॉर जस्ट एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल लूँ, यदि मैं हूँ और मेरे ऊपर यदि एक जोंक चिपका दी जाए तो जोंक के लिए मैं परपोषी कहलाऊंगा, क्योंकि जोंक मेरे से भोजन को चूस रही है या ग्रहण कर रही है, और जोंक परजीवी कहलाएगा। जोंक परजीवी है, बाहर का जीव है और ये जीव, लेकिन जोंक के लिए मैं परपोषी कहलाऊंगा। तो जब एक जीव किसी दूसरे पर आश्रित होता है, तो जब वह जीव किसी दूसरे पर आश्रित है और जिस जीव पर आश्रित होता है उसे हम परपोषी या होस्ट कहते हैं। अब समझ लो ये यहाँ पे होस्ट और गेस्ट का है, बाहरी कोई भी है वो गेस्ट कहलाएगा और होस्ट मेजबान, जो मेजबानी कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि रिश्ते नातेदारी में जब भी हम रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं तो हम एज ए गेस्ट, और जो रिलेटिव जहाँ हम पहुँच रहे हैं वो एज ए होस्ट के रूप में काम करेगा, अर्थात वो वहाँ पर अच्छी अपनी खातिरदारी करता है। तो हम केवल वहाँ खाने के लिए जा रहे हैं, मतलब हम वहाँ से खा के आएंगे, अपना कोई विशेष योगदान नहीं है, या अपन कोई वहाँ पर जैसे फूड का प्रिपरेशन करना, तो अपन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आप असाइनमेंट के रूप में यहाँ पे लिख रहे हैं, आज का काम लिख रहे हैं कि कैप्सूल के क्या कार्य हैं या संपुटका के जीवाणुओं में क्या कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संपुट के कार्य लिखिए। संपुट के कार्य लिखिए। सेकंड है, छोटा क्वेश्चन है, संपुट का उद्भव किस संरचना से होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। थर्ड क्वेश्चन है, स्लाइम लेयर व कैप्सूल में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 3, स्लाइम लेयर व कैप्सूल में क्या अंतर है? Thank you to all my dear student for listening me.